हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी एग्ज़ाम की, और उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ टेक्सटाइल। ठीक है, तो टेक्सटाइल में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे जो मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग इसको देखें और साथ में आप पेपर पेन लेकर के ज़रूर बैठें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट कर लें, और साथ ही साथ मतलब आपको नोट्स भी मिलेगी जिसमें कि आप देख सकते हैं, उससे समझ भी सकते हैं और उसको आप खुद उतार भी सकते हैं। तो मैं अगर पीडीएफ के फॉर्म में आपको देती तो शायद आप पीडीएफ आपको पढ़ना मुश्किल लगता, लेकिन यहाँ मैं आपको बताती जाऊँगी और आप नोट डाउन करते जाएंगे, तो इस तरह से आपका बहुत सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन है एक तरह का ये। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अगर टेक्सटाइल फाइबर की बात हम करें कि वस्त्र तंतु विज्ञान, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, महत्व। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा टेक्सटाइल है उसके अंतर्गत क्या आता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र तंतु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा ना जानते हुए हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अगर जैसे स्टेप सबसे पहले क्या होता है, हमारा फाइबर होता है। फाइबर के बाद क्या आता है, यान बनता है। यान से क्या बनता है, हमारे वस्त्र तैयार होते हैं जिसको फैब्रिक कहते हैं, और फिर उसके बाद गारमेंट है, उसी वस्त्र से गारमेंट का निर्माण होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक परिभाषा है फेमसी की चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार। उसने कहा है कि वस्त्र विज्ञान का अर्थ है वूवेन कैपेबल ऑफ बीइंग वूवेन अ वूवेन फैब्रिक, अर्थात बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र। ठीक है, तो ये चैम्बर डिक्शनरी ने आपके टेक्सटाइल की डिफिनेशन दी है, तो ये इंपॉर्टेंट लगी इसलिए आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसे डिफिनेशन के ही क्रम में, क्योंकि डिफिनेशन भी हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाती है, तो एक डिफिनेशन है आपकी हॉलन एवं सैडलर की है, वो कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही मृत्यु तक वस्त्र तंतु से घिरा रहता है। तो इस जब पहला वर्ड ये पढ़ लेंगे आप, तो आप इस डिफिनेशन को याद रखेंगे कि हॉलन एंड सैडलर की ये डिफिनेशन है। फिर उसके आगे भी है, लेकिन जो है प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक वस्त्र तंतु से घिरा रहता है। हम वस्त्र तंतु के उत्पाद पर चलते हैं और पहनते हैं। हम वस्त्र आच्छादित कुर्सी और सोफ़ा पर बैठते हैं। हम वस्त्र के ऊपर और नीचे सोते हैं। वस्त्र तंतु हमें सुखाते हैं, हमें शुष्क रखते हैं, वह हमें गर्म रखते हैं और हमें सूर्य, अग्नि और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ही इन्होंने कि फाइबर के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में इन्होंने बता दिया है आपको कि आपके जो फैब्रिक्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है हमारे लाइफ में। तो ये किसके अनुसार है, ये हॉलन एंड सैडलर और लैंगफोर्ड के अनुसार है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ आप याद करके यही रख लें कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक वस्त्र तंतु से घिरा रहता है। तो आपको ये डिफिनेशन याद रहेगी। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका वस्त्र तंतु में ये सारी चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में आपको आ ही जाता है कि जो वस्त्र को जब हम खरीदते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि वस्त्र विज्ञान मतलब जब गृहिणी वस्त्र को खरीद रही है तो उस समय उसको किन किन चीज़ों को, मतलब कपड़े खरीदते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको मेन सा बता दे रही हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रयोजन। ठीक, प्रयोजन, किस प्रयोजन के लिए वस्त्र बनाए जा रहे हैं, उसमें आपकी सूटेबिलिटी आएगी। हाँ, जिस लिए हमने वस्त्र को खरीदा है उस पर कितना हमारा वस्त्र, जैसे मतलब शादी पार्टी के लिए खरीद रहे हैं, किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो ये प्रयोजन के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है आपका इसमें टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। ओके, टिकाऊपन आपका ड्यूरेबिलिटी, कि वस्त्र किसी भी प्रयोजन के लिए खरीदा जाए उसमें टिकाऊपन का गुण क्या सबसे आवश्यक है। वस्त्रों के टिकाऊपन के अंतर्गत उनका पक्का रंग, वस्त्र की बुनाई। देखिए अगर पूछा जाए टिकाऊपन में क्या है, पक्का रंग, वस्त्र की बुनाई, पूर्ववत बने रहना तथा अधिक समय तक चलना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तीसरा नंबर है आपका कार्यक्षमता का, कि उसके वस्त्र के अंदर कार्यक्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम सोफे का कवर के लिए अलग तरह के और पहनने के लिए अलग तरह के फैब्रिक, तो ये सारी चीज़ें कार्यक्षमता, जिस कार्य के लिए हम उसको खरीद रहे हैं उस कार्य को करने के लिए कपड़ा हमारा कैपेबल हो। फिर नेक्स्ट है हमारा ऋतु व मौसम के अनुकूल वस्त्र, मतलब जैसा मौसम है उसके अनुकूल वस्त्र, की सूटेबल फॉर द क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, कार्यक्षमता का क्या होगा आपका, सर्विसिएबिलिटी।
ठीक है, कि जो कार्य सेवा मतलब वो जो प्रदान कर रहा है उससे मतलब है वह। फिर उसके बाद ऋतु व मौसम के अनुकूल वस्त्र को खरीदना, तो ये हम जानते हैं, जैसे सर्दी में हम किस तरह के उलन खरीदेंगे, गर्मी में हम कॉटन प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद उचित एवं पक्के रंग को हमें ध्यान में रखना ही पड़ता है कि किस तरह के रंग हों, ठीक है। फिर उसके बाद वस्त्रों की सफाई व धुलाई, तो वस्त्र की सफाई धुलाई का भी ध्यान रखना है कि हमें अगर डेली यूज़ के लिए कपड़े खरीदने हैं तो हम इस तरह के वस्त्र को जिसको हम घर पर ही वॉश कर पाएँ। अगर पार्टी वेयर कपड़े हैं कि किस तरह के कपड़े कि हम उसको ड्राई क्लीन हमें कराना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद फैशन के अनुरूप फैशन को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जब हम वस्त्रों का चयन करते हैं तो उस समय जो फैशन में जो प्रचलित फैशन है उस समय भी क्या हो कि कपड़ा हमारा उसके अनुकूल हो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है वस्त्रों की देख रेख, सुरक्षा एवं संरक्षण, कि वस्त्रों की जो संरक्षण की समस्या है वो क्या गृहिणी को होती है कि वो किस तरह से वस्त्र को रखे। तो पहनने के पश्चात वस्त्र किस प्रकार टांगा जाए, किस वस्त्रों को टांगने से आकार बिगड़ जाता है, कीड़े फफूंदी से बचाव के लिए क्या किया जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी वस्त्रों की देखरेख एवं सुरक्षा संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। और मूल्य तो ज़रूर होगा, मूल्य गृहिणी को ध्यान रखना है, क्योंकि जिस बजट से हम अपने कपड़े को खरीदने के लिए गए हैं वो उसमें फिट आता हो, जैसा हमारा बजट है उसी हिसाब से हम कपड़े को खरीद पाएँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उसके आगे कि वस्त्र तंतु विज्ञान का क्षेत्र, अगर स्कोप की बात हम करें तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं कि क्या है क्या नहीं है। तो फैशन डिज़ाइनर वगैरह आप जानते ही हैं कि वस्त्र का स्कोप है कि फैशन डिज़ाइनिंग में है और आपके और अन्य चीज़ों में भी, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी, इन सारी चीज़ों में आपका जो अगर टेक्सटाइल का ज्ञान है तो फिर आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो बस एक वर्ड मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि टेक्सटाइल जो है वो जो शब्द है टेक्सटाइलिस नामक लैटिन शब्द से बना हुआ है, इसको याद कर लें। हाँ, जो आपका टेक्सटाइल है वो कौन से आपका किस नाम से, टेक्सटाइलिस, ठीक है। टेक्सटाइल जो वर्ड है वो किससे, टेक्सटाइलिश, और कौन सा ये वर्ड है, लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु जो बुनी हुई हो व जिसमें एक से अधिक रेशे आपस में गुथे हुए हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ ले कि टेक्सटाइल की शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो टेक्सटाइलिस जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अर्थ इसका क्या है कि कोई भी वस्तु जो बुनी हुई हो व जिसमें एक से अधिक रेशे आपस में गुथे हुए हों, तो वो क्या हो जाती है, हमारी टेक्सटाइलिस के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आपका टेक्सटाइल का मीनिंग हो गया। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने जहाँ से वस्त्रों का वर्गीकरण, यहाँ से प्रश्न आपके आने ही आने हैं, तो एक बार रिवाइज कर लिया जाए। आई होप कि आप सबको क्लियर तो होगा ही ये सारी चीज़ें। अब हम लोग रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने पूरा आपको चार्ट एक दे दिया है कि आप उससे याद करने में आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि कौन से तंत्र हैं वस्तु उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण तंतुओं का वर्गीकरण है ये, ठीक है। तो प्राकृतिक तंतु, जब हम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था तो मेरी टेक्सटाइल की पहले की भी वीडियो है, आप चाहें तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो प्राकृतिक तंतु जो है ये हमारा क्या है, प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत हमारे दो तंतु आते हैं। कौन कौन से एक आते हैं, एक आपके वनस्पति आते हैं, दूसरा प्राणिज जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग वनस्पति तंतु की बात कर रहे हैं। तो वनस्पति तंतु में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपका सूत आएगा, लिनन आएगा, कॉटन की बात कर रहा है यहाँ पे, फिर जूट है, हेम्प है, सीसल है, कोपोक है, रेमी है, कोयर है, पिना है, अबाका है, ये सारा किस में आ जाता है, ये आपके वनस्पति तंतु में आ जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि कहता है ना कि निम्न में से बताइए कौन सा प्राकृतिक रेशा है या कौन सा नहीं है, तो इस तरह से, ठीक है। तो कपास का एक गुच्छा जो यहाँ पे स्रोत या संगठन की बात कर रहा है कि किस चीज़ से वो मिलकर के बना हुआ है, तो कपास का एक गुच्छा जिसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, वो जो सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। लिनन आपका किससे है, फ्लैक्स तने से बना हुआ है। जूट क्या है, जूट के तने से बना हुआ है, और ये भी क्या है, हमारा सेल्यूलोजिक फाइबर के अंतर्गत आता है। अगला है हेम्प की बात करें तो हेम्प अबाका, ये हेम्प या अबाका का तना, ठीक, अबाका का तना।
फिर उसके बाद सीसल की बात करें तो अगावा की फली, अगावा सेलुलो, सब ये सारे रेसे आपके सेलुलोजिक हैं ही, ठीक है। कोपोक की बात करें तो कोपोक वृक्ष से, रेमी चाइना घास से, और कॉयर है जो आपका कोकोनट हस्क, मतलब कोकोनट के ऊपर जो छिलका रहता है गोल्डन कलर का, और इसको कॉयर को ये कौन सा गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पिना की बात करें तो पाइनएप्पल की पत्तियों से, सेलुलोज से, ओके। तो ये अगर देखें तो आपको यहाँ से ये भी आपको मिल गया कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो सीसल का अगावा फली से, जिसको आप याद रखेंगे, और हेम्प है, हेम्प या अबाका का तना, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया पाइनएप्पल की पत्ती वाला, ये भी हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका सेलुलोजिक फाइबर में जो था, जो जहाँ से प्राप्त के स्रोत हैं उसके बारे में बता दिया गया कि कहाँ से आपको मिलता है। अगला है हमारा, इसी क्रम में अगर प्राकृतिक तंतु में ही हम किसकी, वनस्पति की बात कर रहे थे तो वनस्पतिक रेशे में मैंने ये बता दिया। फिर नेक्स्ट है आपका प्राणिज रेशे। प्राणिज रेशे में मैंने हमेशा आपको बताया कौन कौन सा होता है, एक वूल है, एक सिल्क है, ठीक है। तो वूल और सिल्क, ये बॉल हेयर, तो ये आपके जो ये दिया है इसमें, ये आपके जो विशिष्ट रेशे होते हैं उसके अंतर्गत ये वाला फाइबर आता है। तो ऊन की बात करें तो कहाँ से, भेड़ से, शीप से, हाँ, ये सारी चीज़ों से प्राप्त होता है। एनिमल रेशम, रेशम कीट से हम सभी जानते हैं। एस्बेस्टास की और खनिज में आ जाएंगे तो एस्बेस्टास चट्टान की किस्में, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिलिकेट, ठीक। तो ये आपका एस्बेस्टास खनिज तंतु में आ गया ये आपका, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे सोना चांदी भी रहेगा खनिज तंतु में, सोना चांदी एस्बेस्टास, ठीक है। फिर रबर की बात करें तो प्राकृतिक रबर से भी रेशे बनते हैं, जिसको कहाँ से प्राप्त होते हैं, रबर के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। फिर मैनमेड फाइबर की हम बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन सा, सेलुलोजिक, नाइट्रोसेल्युलोज, विस्कस रेयान और क्यूप्रामोनियम। और जो सेल्युलोज है वो कपास के टुकड़े या लकड़ी से, और विस्कोस रेयान कपास के टुकड़े या लकड़ी से, ठीक। और क्यूप्रामोनियम कपास के टुकड़े या लकड़ी से। तो इन सारी चीज़ों से इसका निर्माण होता है। जो सेल्युलोज ईस्टर है, ठीक है, सेलुलोज जो ईस्टर है ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये भी हमारे मैनमेड फाइबर के अंतर्गत आ रहा है। ईस्टर्स की बात कर रहा है, और एसीटेट और ट्राई एसीटेट, ठीक है। इससे क्या बनेगा, एसीटेट और ट्राई एसीटेट, इसमें कपास के टुकड़े या लकड़ी, कपास के टुकड़े या लकड़ी, ये इन्हीं चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। संश्लेषित तंतु मतलब कृत्रिम, हाँ, आपके सिंथेटिक फाइबर्स में क्या आता है, आपके कृत्रिम हैं, तो उसमें आपका नायलॉन है, एरामिड है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, क्राइलिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है इसको आप देख लें, जिसको याद है वो रिवाइज कर ले, जिसको नहीं याद बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन सेल्युलोजिक पॉलीमर कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका स्पैंडेक्स है, ओल्फिन है, बिनियान है, सरन है, पॉलीकार्बोनेट है, एल्जीनेट है और क्लोरोकार्बन है, ठीक है, आपका फ्लोरोकार्बन है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें किन किन चीज़ों से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन तंतु की बात अगर हम करें तो प्रोटीन तंतु में आपका केसीन और कॉर्न विकारा, केसीन प्राणिज एनिमल से और कॉर्न विकारा मतलब कॉर्न विकारा इससे वनस्पति कौन से, ठीक। तो इनसे भी वस्त्र बनते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अलग से, तो हम इसको बता नहीं पाते हैं। तो आप केसीन का भी जानें कि इससे भी तंतु बनते हैं। अगर ऑप्शन में केसीन आ जाता है, कॉर्न आ जाता है, तो उसको आपको स्किप नहीं करना है, उसको आपको लेना है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला है हमारा कि रबर के तंतु की बात हम कर रहे थे। तो रबर का तंतु जो रबर का फाइबर है उसको प्राकृतिक या संश्लेषित रबर इन चीज़ों से बनता है, ठीक है। धात्विक में धातु के तंतु में एल्युमिनियम, चांदी, सोना, एस्बेस्टास, स्टील, इसकी सबकी बात हो चुकी है। फिर खनिज की बात हम करें तो खनिज में आपका ग्लास है, सेरेमिक है और ग्रेफाइट है, जिसमें कि आपको ग्लास का आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। सिलिका सैंड, लाइमस्टोन तथा अन्य खनिज लवण से बनता है, पूछा हुआ प्रश्न है। और साथ में आप सिरेमिक भी देख लीजिएगा, ये खनिज के अंतर्गत, ग्रेफाइट भी खनिज के अंतर्गत आएगा। ये सब जान ही रहे हैं आप, चट्टाने हैं तो खनिज के अंतर्गत ही आएंगी। ग्रेफाइट तो कार्बन का ही फॉर्म है, मार्बल और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का ही फॉर्म है। सिरेमिक की बात करें तो एल्यूमिना और सिलिका से मिलकर, सिरेमिक है तो सिलिका तो जरूर रहेगा, तो एल्यूमिना और सिलिका से मिलकर के सिरेमिक वो आपका तंतु बनता है। तो आपको कुछ नई चीज़ें भी इसमें देखने को मिली होंगी, और जिनको याद है वो उनको फिर से वो अपना याद कर लें। और समय बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार मैं आपको रिवीज़न करा देना चाहती हूँ जिससे कि आपका कुछ भी छूटे ना, ठीक।
अब जब हम बात करते हैं, अब ये सारी बातें हो गई आपकी, ये पूरा वर्गीकरण यहाँ पर हो गया, ठीक। और इसका वर्गीकरण एक एक के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपके टेक्सटाइल के, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना ली है। अगर टेक्सटाइल की भी मेरी आप प्लेलिस्ट अलग से देख सकते हैं, उसमें भी आपके एग्जाम में आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, कुल 6 से 7 वीडियो है। अगर आप करेंगे तो 2 से 3 घंटे में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, इससे भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हैं। फिर उसके बाद वनस्पतिक, एक मैं फुल फॉर्म बताना चाहूँगी, आपको याद होगा, मैं आपको याद करा दूँ। ASTM का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसलिए मैं बताती हूँ, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटीरियल, ठीक है। तो क्या है ये ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटीरियल, इसको आप याद कर लीजिएगा। 10 विभिन्न प्राकृतिक तंतुओं की सूची बनाई है, और यद्यपि आज इसमें से 20 से कम तंतु उद्योग, घरेलू और परिधान के उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें से सबसे प्रचलित तंतु कौन कौन सा है? कपास, जूट, रेयॉन, ऊन, एसीटेट, अन्य संश्लेषित तंतु, फ्लैक्स और रेशम, ठीक। तो ये तो ऐसे ही बता दिया। मेन आप याद इसको रखिएगा कि ASTM जो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटीरियल, इनके लिए है, जो कि एक स्टैंडर्ड मतलब देता है, प्रदान करता है कि आपका जो मटेरियल है वो किस क्वालिटी का है, ठीक। यहाँ पर हाँ, यहाँ से पूछ लेता है आपका कि फल वाले कौन से हैं, तने वाले तंतु कौन से हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप याद रखिए, का से कपास और का से कोपोक, तो ये दोनों कौन? बीज वाले तंतु हैं। बिल्कुल भी आपको इसको भूलना नहीं है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तने वाले तंतु कौन है, ठीक। तो लिनिन है आपका, जूट है और हेम्प है। क्या क्या है? लिनिन है, जूट है और हेम्प है। ये आपके तने से मिलकर के बनता है, मतलब स्टेम वाले हैं, फाइबर्स ऑफ स्टेम में इंग्लिश में लिखा भी हुआ है, ओके। फिर अगला है हमारा कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु की बात करें तो कृत्रिम तंतु 2 प्रकार के, मानव निर्मित और रासायनिक विधियों के द्वारा निर्मित जो तंतु होते हैं वो कृत्रिम तंतु के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित तंतु में कुछ नहीं, ये इसमें क्या है हमारा, इसमें रेयॉन है, ठीक है। तो इसमें रेयॉन जो है वो क्या है हमारा, मानव निर्मित तंतु है। तो बीज वाले तंतु मैंने आपको अभी बताया कि बीज वाले तंतु में क्या आपका कपास और कोपोक है। ये आपको इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, नहीं तो सिर्फ आप कपास पे टिक करके चले आए, तो ऐसा ना करिएगा। और कृत्रिम तंतु में मैन मेड फाइबर में रेयॉन में आपके नाइट्रोसेल्यूलोज है, विस्कस रेयॉन है और आपका क्यूप्रामोनियम है। तो ये तीनों आपके उसी के अंतर्गत आते हैं। तो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन जो है, इसका निर्माण कब किया गया है? 1884 में। यहाँ पर शायद नेक्स्ट पेज में हो, देखते हैं, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। आपका जो ये नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन है, ये तो आप जानते ही हैं कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो इसमें याद करने वाली चीज़ है उसको आप याद कर लें। 1884 में किसके द्वारा? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स के सर्वप्रथम इस विधि को, मतलब रेयॉन को इन्होंने निर्मित किया। किसने? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने, ठीक है। इस विधि में कपास पर नाइट्रिक अम्ल व गंधक के अम्ल की क्रिया करके उसका घोल तैयार किया जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल एवं, मतलब नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फर के अम्ल का घोल बना करके उस पर क्रिया की जाती है। तैयार घोल के गाढ़ेपन को कम करने हेतु उसमें अल्कोहल या ईथर की मात्रा मिलाई जाती है। क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल और ईथर की मात्रा मिलाई जाती है, ठीक। फिर उसके बाद वही स्पिन रेट, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे? स्पिन रेट से निकाल करके गुजारते हैं, और क्या लंबे हमें अविरल धागे तैयार होते हैं। और वो धागे तैयार होते हैं उनको क्या सुखा लिया जाता है और धागे मिल जाते हैं। और जो ईथर और अल्कोहल जो मिलाया था वो क्या होता है? वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो क्या चीज़ है भाई? एसिड है। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड एवं अल्कोहल, 2 चीज़ें मिलाई जाती हैं इसमें, ठीक। तो फिर अगला है हमारा बी है आपका विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन किसने किया है? तो विस्कस रेयॉन की बात अगर हम करें तो इस विधि का आविष्कार 1892 में बेवर क्रॉस एवं मीडल नामक के वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? बेवर क्रॉस एवं मीडल, इसको आप नोट कर लें, ठीक। 1892 में बेवर क्रॉस एवं मीडल ने किया है। और इसमें बांस की लुगदी में कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करके उसमें क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित कर लेते हैं, ओके। क्या करते हैं? बांस की लुगदी में कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करके, ठीक। फिर उसके बाद 2 से 3 दिन के पश्चात इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाकर जेंथेट सेल्यूलोशन, मतलब तैयार किया जाता है। इसे फिर कास्टिक सोडा के पतले से घोल में डालकर इसे गाढ़ा होने देते हैं, और गाढ़े पदार्थ को ही विस्कोस कहते हैं। इसीलिए वही जो गाढ़ा हनी लाइक जो पदार्थ होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा तरल होता है हनी की तरह, तो उसी को क्या कहते हैं? विस्कोस कहते हैं। और फिर उसको स्पिन रेट से होकर के निकालते हैं, तो उससे वो नए अविरल धागे
प्राप्त होते हैं और विस्कस से बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। अगला हमारा है क्यूप्रामोनियम रेयॉन। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1890 के में फ्रांस के वैज्ञानिक आपके कौन थे, LH देशपिसज ने किया। किसने? फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे? 1890 में। ओके, किसका? 1890 में किसने किया? LH देशपिसज ने किया। नोट कर लें आप इसको। इस विधि में कपास की पट्टियों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसको कास्टिक सोडा में घोलकर उसमें कॉपर सल्फेट व अमोनिया हाइड्रोक्साइड को मिला दिया जाता है। द्रव के जमने पर उसे स्पिनरेट से होकर गुजारा जाता है, फलस्वरूप धागा प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा तीनों सेलुलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन और क्यूप्रामोनियम, ये सारा तीन, यहाँ तक आपका ये हो गया। आपके कौन से हो गए? मैन मेड। ठीक है, तो मैन मेड हो गया। फिर बी वाला जो दूसरा वाला सेक्शन था उसमें था आपका कि आपके रासायनिक या संश्लेषित तंतु, मतलब केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स। उसमें आपके केमिकल और सिंथेटिक फाइबर की बात हम करें तो उसमें नॉन सेलुलोजिक जो तंतु हैं उनकी बात हम करते हैं कि नॉन सेलुलोजिक मतलब बिना सेलुलोज के कौन से तंतु हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला तंतु उसमें हमारा आ जाता है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन उसमें सबसे पहला तंतु आ जाता है। और फिर उसके बाद अगर इसी क्रम में है, फिर उसके बाद आपका है एरामिड है, फिर पॉलिएस्टर है। क्या क्या है आपका? एरामिड है, फिर उसके बाद आपका पॉलिएस्टर है, ये नॉन सेल्यूलोजिक तंतु के अंतर्गत है। पॉलिएस्टर है, फिर उसके बाद है आपका, इसको आप नोट कर लेंगे आगे, फिर है एक्रिलिक है और इसमें जो आपका एक्रिलिक है उसके बाद है आपका मॉड एक्रिलिक है, स्पैंडेक्स है, एक्रिलिक के साथ ही आपका मॉड एक्रिलिक है, फिर स्पैंडेक्स है। ये सब कौन से हैं आपके? ये नॉन सेल्यूलोजिक तंतु हैं। और स्पैंडेक्स जो है इससे क्या खिलाड़ियों के वस्त्रों का निर्माण होता है। जो स्विमिंग करते हैं वो भी इस तरह के लोचमय वाले तंतु को पहनते हैं। होजरी के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर अगला हमारा है कि सातवां है आपका ओल्फिन। ओल्फिन है जो ये भी हमारा क्या है? नॉन सेल्यूलोजिक तंतु के अंतर्गत आता है। सरन है, ठीक, सरन है, ये भी किससे प्राप्त होता है? इथाइल पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद विनाइल की बात करें तो विनाइल भी हमारा क्या है कि ये भी हमारा नॉन सेल्यूलोजिक तंतु है और ये उपयोग में बहुत कम लाया जाता है। फिर उसके बाद पॉलीकार्बोनेट है, एंजीनेट है, फ्लोरोकार्बन है, फिर ये आपके सारे नॉन सेल्यूलोजिक तंतु के अंतर्गत आ गए। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। सात पे आपका था ओलेफिन, फिर उसके बाद सरन की बात करते हैं, फिर विनाइल, आप नोट कर लें इसको, है विनाइल की बात करें, फिर इसको नोट कर लें। फिर उसके बाद है आपका पॉलीकार्बोनेट, फिर है एल्जीनेट, क्योंकि ये सब कुछ अजीब से नाम है, अगर ये आ जाएंगे तो जिसको हम नहीं सुने रहते हैं तो वो समझ में नहीं आता हमारे किसके अंतर्गत है। फ्लोरोकार्बन, ठीक, तो ये सारे हमारे नॉन सेल्यूलोजिक तंतु के अंतर्गत आ गए। और जब हम बात करते हैं प्रोटीन तंतु, प्रोटीन तंतु में कौन से तंतु आ जाएंगे हमारे? प्रोटीन तंतु में अगर हम बात करें, यहाँ एनिमल फाइबर की नहीं, मैं प्रोटीन तंतु की बात कर रही हूँ। प्रोटीन तंतु में आपका क्या आ जाएगा? कॉर्न आ जाएगा, जिसको आप लोग मक्का कहते हैं। और दूध जैसे पदार्थ से प्राप्त प्रोटीन को रासायनिक विधि द्वारा प्रोसेस किया जाता है और तंतु में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यद्यपि इस प्रकार के तंतु व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम लिया गया है। तो कॉर्न है आपका और क्या है? केसीन है, इससे भी बनते हैं। या ऐसा आ जाए तो आप इसको स्किप ना करें, इसलिए मैंने इसको बताया आपको। फिर उसके बाद रबर तंतु को हम जान ही रहे हैं, रबर के तंतु हैं। फिर उसके बाद धात्विक तंतु की अगर हम बात करें तो धातु से जो बना हुआ है वो क्या है? हमारा धात्विक तंतु के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है हमारा, इससे जो तंतु है उसमें प्लास्टिक कोटेड धातु और धातु कोटेड प्लास्टिक से निर्मित होता है। यह तंतु सामान्यतः चपटा, सकरा, चिकनी पट्टियों में निर्मित होता है, जिससे मंद चमक होती है। यह कई विभिन्न पहनावों में या गृह परिसज्जाओं में सजावटी धागों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो मेटेलिक फाइबर्स होता है उनकी बात है। फिर उसके बाद खनिज तंतु की बात हम करते हैं तो खनिज तंतु में मैंने आपको बताया था क्या? कांच है, सेरेमिक है, ग्रेफाइट है। क्या क्या है आपका? कांच,
थर्मिक और ग्रेफाइट। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मैंने ये आपको पूरा वर्गीकरण बता दिया है कि किस किस तरह से कौन कौन सा होता है। और अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा जनरल क्लासिफिकेशन है वो तो है ही, और उसके अंतर्गत इसमें कुछ नई चीज़ें मुझे मिली तो इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर करना ज़रूरी समझा। फिर यहाँ से आगे वाला है कि हम लोग तंतुओं की विशेषताएं, जो परीक्षण वगैरह हम लोग तंतुओं का करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो आपके तंतु जो है उसकी बाह्य संरचना, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक है, तो तंतु जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि तंतुओं का डायमीटर, ठीक, तंतुओं का जो हमारा डायमीटर है वो कितना है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं तंतुओं के डायमीटर में कि कपास का जो है वो 16 से 20 माइक्रोन है। तंतुओं के डायमीटर की बात हम करें तो कपास जो है उसका कितना है, कॉटन की बात हम करते हैं, कपास का कितना है 16 से 20 माइक्रोन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके टीजीटी में अक्सर देखने को मिलते हैं तो आप स्किप मत करिए इसको। फ्लैक्स का अगर देखें तो 12 से 16 माइक्रोन। ऊन का हम देखते हैं तो ऊन का हमारा होता है 10 से 50 माइक्रोन, और 11 से आपका 12 माइक्रोन किसका है, सिल्क का है। तो डायमीटर किसका, सिल्क का सबसे कम है। तो हम जानते हैं क्या, सबसे फाइन फैब्रिक हमारे ये सिल्क के आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका ऊन का है। तो इस तरह से मैंने चारों आपको बता दिया। कपास का 16 से 20 माइक्रोन, और आपका फ्लैक्स का है, फ्लैक्स का 12 से 16 माइक्रोन, ऊन का इतना हो जाता है, सिल्क का। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, सिर्फ खाली अगर आपका सिंथेटिक में पूछेगा तो उसका ये पूछ सकता है कि वो जो रॉ मटेरियल है जिससे कि वो मिलकर के बना है, सिर्फ वहीं से प्रश्न आते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न हमारे वनस्पतिक रेशे के अंतर्गत ही आते हैं कि उनका डायमीटर क्या है, उनकी इस तरह से काट आप करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे तब कैसा लगेगा, हैं, और हॉरिजॉन्टल इसको काटेंगे तब कैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका वनस्पतिक में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ आपके अनुप्रस्थ यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसीलिए आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके अन्य एग्ज़ाम के लिए भी, और यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं अगर कहूँ कि तंतुओं की अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शनल की अगर हम बात करते हैं कि इसको क्रॉस वाइज अगर काटें तब वो कैसा लगेगा। ठीक, तो तंतुओं का आकार या चमक, घनेपन और उनका पोत जो भी होता है वो यहाँ पे इसकी जो अनुप्रस्थ काट की गई है उसके आकार पर इन्हें बताया गया है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर जो आपका कपास है, कपास कैसा दिख रहा है आपको, कपास चपटा, अंडाकार, ल्यूमेन, ऐंठन युक्त, ये है आपका किस चीज़ का है, कपास का है ये। फिर उसके बाद ये आपके ऊन की बात करें, जब स्केली स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जब स्केली स्ट्रक्चर आएगा तब ऊन की हम बात करते हैं कि वो कैसा, अंडाकार से गोलाई एक दूसरे पर छाई हुई ऊनी छलके। और ये जानती है चपटा इस तरह का, ऐंठन युक्त जो ये है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि रिबन की तरह, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये किसका है, हमारे कॉटन का है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी यहाँ पर आपकी काट है, तो ये यहाँ पर ये अनुप्रस्थ काट है। ठीक, अनुप्रस्थ काट जब करेंगे तो इस तरह से देखने को मिलेगा। तो और स्केली जो है ये हमारा ये क्या है, हमारे ऊन का है। फिर त्रिभुजाकार की बात करते हैं तो त्रिभुजाकार के मतलब 3 तरह जिसके कोने निकले हुए होंगे वो क्या होगा, हमारा रेशम होगा। फिर षटकोणीय आकार का फ्लैक्स होगा, ये याद रखना है आपको, फ्लैक्स 6 इस टाइप का कुछ याद कर आप। तो फ्लैक्स कैसा, षटकोणीय आकार का। और नायलॉन, डेक्रॉन, जो क्योंकि ये आपका जो नायलॉन और डेक्रॉन है तो ये सिंथेटिक के अंतर्गत आता है। तो वृत्ताकार, डायमीटर, एक रूप, जितने भी कृत्रिम फाइबर होंगे वो आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। रेयॉन की बात करें, ये मैन मेड फाइबर है, तो कुछ कुछ इसके मैन मेड की भी क्वालिटी है और कुछ कुछ सिंथेटिक की भी। तो इसलिए वृत्ताकार, दानेदार और लंबाई में। तो जो सबसे मेन है वो आपको याद ये रखना है कि चपटा, अंडाकार, ल्यूमेन, ऐंठन युक्त कौन सा है, हमारा कपास है, और अंडाकार से गोल एक दूसरे पर छाई हुई शल्के, मतलब क्योंकि इस पे तीन परत होती है ना ऊल में, तो इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। और त्रिभुजाकार मतलब गोल किनारे, ये ट्रायंगल शेप का हमारा सिल्क है। तो ये आपको बिल्कुल रट लेना है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको क्या होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, इसको आप बिल्कुल भी भूलें ना।
फिर अगला है हमारा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिल्क का पूछा जा चुका है पेपर में। तो यहाँ पर जो है आपकी ये आपकी घनत्व, ठीक है, डेंसिटी कितनी किसकी होती है। तो घनत्व अगर पूछता है तो यहाँ घनत्व से प्रश्न आता है, विशिष्ट घनत्व या घनत्व कुछ भी पूछेगा तो वहाँ से प्रश्न आता है। तो कपास की अगर हम बात करते हैं तो कपास की 1.52 है, फ्लैक्स की, ये तो हमें याद ही करना है, फ्लैक्स का कितना है 1.52 है, ये दोनों सेम है, कपास और फ्लैक्स ये दोनों सेम है। सिल्क का हम बात करते हैं, ये आ चुका है तो इसको आपको भूलना नहीं है, 1.25 है, ठीक है। और 1.25 किसका है, हमारा सिल्क का है। ऊन का है 1.32 है। फिर उसके बाद एसीटेट का 1.32 है। फिर एक्रिलिक है, ठीक है, एक्रिलिक जो कि ये एक्रिलिक जो तंतु है इसका 1.17 से 1.18 है। नायलॉन है 1.18, पॉलिएस्टर है 1.22 से 1.38, रेयान है आपका 1.50 से 1.52। तो इस तरह से अगर आप देखें तो रेयान का हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, ये रेयान का हमारा और कपास का लगभग एक तरह का हो जाता है। तो आप देखेंगे जो सेलुलोजिक फाइबर्स हैं उनका एक तरह का है। तो आप इसको याद कर सकते हैं 150 के लगभग, मतलब अपनी गिनती में अगर 1.52 है तो आप 150 ही बना सकते हैं, या फिर आप 1 या 1.5 आप सोच सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे याद कर लें। सिल्क का आप याद रखें कि सिल्क का बहुत कम होता है 1.25, और सिल्क से ज़्यादा और किससे आपका कपास से कम किसका हो जाएगा, ऊन और एसीटेट का 1.32 1.32। तो आप इस तरह से इसको देख लें, तो ये आपको याद रखें, इसको ज़रूर आप याद रखें, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न फैक्ट वाले आ जाते हैं। अगला है हमारा, अब जब हम परीक्षण की कुछ बात करते हैं कि किस तरह के परीक्षण देखने को हमें मिलते हैं जब हम तो किस तरह का इफ़ेक्ट देता है, ये यहाँ से प्रश्न आ चुका है, पूछा भी गया है कई बार कि क्या मतलब जलाने पर कैसा दिखता है और ऐसे कैसा दिखता है ना। तो यही यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन बाय बर्निंग, मतलब जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उस पर मतलब कि कैसा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है तंतु, कौन सा तंतु है, कपास है। हाँ, ज्वाला के संपर्क में लाने पर, ज्वाला के अंदर, ज्वाला से बाहर निकालने पर राख कैसी होती है, गंध कैसी होती है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कैसा, और जब प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान दें कि सुगंध पूछ रहा है कि राख पूछ रहा है कि कैसा दिखता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है, यहाँ पर हम देखेंगे कपास की बात करते हैं, झुलसता है तेजी से जलता है। जैसे हम जलाते हैं तो कैसा झुलसता है और तेजी झुलस करके तेजी से जलता है, और उसकी फ्लेम भी कैसी होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कपास की जितने भी आपके वनस्पतिक रेशे हैं उनकी फ्लेम किस कलर की होती है, पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है। कैसा, पीले, अच्छा ये लिखा हुआ है पीली ज्वाला के साथ जलता है, तेजी से जलता है पीली ज्वाला के साथ। और फिर उसके बाद आफ्टर रिमूवल फ्रॉम फ्लेम, मतलब कि जो फ्लेम से जब हटा लेते हैं, आँच से हटा लेते हैं, जलता रहता है, जलने के बाद आफ्टर ग्लो भी करके पूछ सकता है, चमक बनी रहती है। और इसमें जो राख होती है वो किस कलर की, चिकने ग्रे रंग की राख, पंख के समान फुरफुरी राख निकलती है। और ये कैसी स्मेल कैसी है, जलते हुए कागज़, जैसे हम लोग पेपर को जलाते हैं जैसे स्मेल करती है उसी तरह से कॉटन भी हमारा स्मेल करता है। अगला है हमारा लिनन। लिनन कैसा है, लिनन भी झुलसता है, आसानी से जलता है, जैसे हमारा कॉटन का हो रहा था वैसे ही लिनन भी होगा। मैंने आपको बताया ना जितने भी सेलुलोजिक फाइबर हैं वो सारे इसी तरह से जलते हैं। जलता है पीली ज्वाला के साथ और जलता रहता है, मतलब आफ्टर ग्लो इसमें रहता है, ज्वाला से हटाने पर भी वो लाल रंग का दिखता रहता है। चिकने किनारों वाले भूरे रंग की, ठीक है, तो चिकने उसके किनारे होते हैं और कैसी, भूरे रंग की वो ऐश निकलती है और जलते हुए कागज़ जैसी स्मेल। ये तो सेम है, सिर्फ आपको ध्यान देना है जब लिनन की बात होगी तो भूरे रंग की और कॉटन की बात होगी तो ग्रे कलर की। ओके, फिर रेशम कैसा है, सुलगता है, ठीक है, ये कैसा, ये सुलगता है। और जब हम फिर उसके बाद क्या होता है, धीमे जलता है, धीरे धीरे क्या होता है, जलता है, कठिनाई से जलता है और ज्वाला नहीं निकलती है। फिर उसके बाद है कि गोल भुरभुरी चमकीले काले मनके जैसी आसानी से मसली जाने वाली,
कैसी इसकी ऐश कैसी है, गोल भुरभुरी चमकीली काले मनके जैसी आसानी से मसली जाने वाली है और जलते हुए पंख या बालों जैसी स्मेल आती है। तो वूल और सिल्क दोनों में ऐसा है। धीमे यहाँ पे बता रहा है कठिनाई से जलता है, ज्वाला नहीं निकलती, ज्वाला निकलती है इसमें और नीले रंग की ज्वाला, ये जान लीजिए आप। रेशम में कैसी, नीले रंग की ज्वाला अगर आता है तो वो रेशम और वूल आपके दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब कठिनाई से तो जलता है, लेकिन जब जलता है तो उसमें नीला नीला सा जलने के बाद होता है, ठीक। ऊन की बात अगर हम करें, सुलगता है थोड़ी धीमी टिमटिमाने वाली ज्वाला के साथ। देखिए टिमटिमाने वाली ज्वाला मतलब हल्की हल्की ज्वाला होती है, किनारे घुंघराले हो जाते हैं और जलना बंद हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या जलना, अच्छा यहाँ यहाँ पर आफ्टर ग्लो की बात कर रहा है, जब मतलब जब आप फ्लेम से हटा लेते हैं तो क्या बंद हो जाता है जलना, ये जान लीजिए, ठीक है। और जलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और टिमटिमाने वाली ज्वाला तो वही नीले रंग की ज्वाला निकलती है और किनारे इसके घुंघराले हो जाते हैं। किनारे क्या हो जाता है, ऐसे आप देखा होगा आपने कभी ऊन जले तो कैसा ऐसा सिकुड़ सा जाता है, तो इस पर कैसी ऐश होती है, भुरभुरे हरे रंग की राख, अनियमित आकार की आसानी से मसली जाने वाली राख होती है। किसकी है, ऊन की है। जलते हुए पंख या बालों के जैसी रेशम की से तीक्ष्ण, रेशम से भी ज़्यादा तेज़ी से जलते हुए बालों जैसी निकलती है। एसीटेट की बात हम करें तो एसीटेट क्या है, गलता है, काला पड़ जाता है। तो आपके जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर हैं वो जैसे ही आप आंच पर लेकर के जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और तेज़ी से जलता है, सिकुड़ता है, चटकता है और पिघल कर टपकता है, पिघलता और जलता रहता है मतलब आंच से हटाने पर। अनियमित भंगुर कठोर काली राख मसलने में कठिन होती है, क्योंकि कड़ी अगर जैसे प्लास्टिक जैसे आप जलाते हैं तो उसी तरह से। और सिरके के समान स्मेल आती है, तो विनेगर की तरह स्मेल किससे आती है, एसीटेट से आती है। एसिटिक एसिड याद रखेंगे तो सिरके के समान कैसी आती है, एसीटेट से आती है। एक्रेलिक ऑर्लान ये भी उसी तरह है, तेजी से जलता, सिकुड़ता, चटकता, पिघलता, सब कुछ सेम है। भंगुर कठोर अनियमित मनके काले मनके जैसी जलते हुए मांस की तरह। एक्रेलिक की कैसी, जलते हुए मांस की तरह स्मेल आती है, ओके। फिर नायलॉन की बात करें, ज्वाला से गलता है, सिकुड़ता है, पिघलने के साथ साथ धीमे धीमे जलता है। नायलॉन जो है ये क्या है, धीमा धीमा जलता है जब आंच पर लेके जाते हैं, फिर हटा लेते हैं तो ज्वाला पहले कम होती है फिर बुझ जाती है और भूरी कठोर गोल मनके के समान राख होती है और अजवाइन के समान स्मेल आती है नायलॉन के जलने से। ओलेफिन प्रोपोलिन ज्वाला से गलता है, ये भी सारी चीज़ें वैसी ही हैं और जलते एस्फाल्ट की तरह स्मेल आती है। पॉलिएस्टर की अगर हम बात करें तो इसकी हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि जो ईस्टर्स होते हैं उनकी कैसी फ्रूटी स्मेल होती है, तो इसीलिए यहाँ पर मीठी गंध है और साथ ही में कड़े काले मोती के समान, जैसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर किस में हो जाता है, पॉलिएस्टर में हो जाता है। इसको आपको याद रखना है कि कड़े मोती के समान मीठी गंध होती है और सब कुछ तो आपका उसी तरह से हो रहा है जैसे आपके सारे सिंथेटिक फाइबर हैं। फिर रेयॉन की बात हम करते हैं। रेयॉन किससे, ये भी हमारा क्या है, मैन मेड है, ठीक है। तो इसका भी जो बेस एलिमेंट है वो क्या है, हमारे वनस्पति से ही है, तो इसीलिए वो भी उसी तरह होगा। झुलसता है और तेज़ी से जलता है, तेज़ी से जलता है, पीली ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। और हमारा कॉटन भी पीली ज्वाला के साथ जल रहा था, कपास के समान जलता रहता है। तो रेयॉन में भी आफ्टर ग्लो होता है। तो आफ्टर ग्लो किसमें, रेयॉन में है, आपके लिनिन में है और कॉटन में है, ठीक है। मतलब जब आँच से आप बुझ जाता है तब भी क्या बगल बगल में ऐसे लाल लाल सा दिखता रहता है और हल्के भूरे पंख के समान, इसकी कैसी, हल्के भूरे पंख के समान इसकी ऐश होती है और जलते हुए कागज के समान ओडर मतलब स्मेल होती है। फिर उसके जेफ्रॉन की बात करें, गलता है, पिघलता है, थोड़ा चटकता और जलता है, जलता पिघलता है, अनियमित काली राख आसानी से मसलने वाली और स्मेल जेफ्रॉन की कैसे, हल्दी जैसी है। जाफरान आप याद रख लें, तो जाफरान मसाले जैसा नाम है तो आपको याद रहेगा कि इसकी स्मेल कैसी, हल्दी जैसी स्मेल आती है। नेक्स्ट हम इसमें कि सरन क्या है, आपका ज्वाला से जलता है, सिकुड़ता है, बहुत धीमे पिघलते हुए जलता है, अपने आप बुझ जाता है और कड़े काले मोती के समान और तीक्ष्ण मीठी गंध। तो ये कैसा है आपका, जैसा आपका ईस्टर था ना वो पॉलिएस्टर, उसी की तरह ही ये भी है। तो इसकी भी फ्रूटी स्मेल आती है और कड़े मोती के समान इसकी ऐश होती है और अपने आप बुझ जाएगा और बिल्कुल आपका ईस्टर्स और सरन एक प्रकार का है। स्पेंडक्स की बात करते हैं, ज्वाला
से गलता है किंतु सिकुड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या बहुत ही लचीला फाइबर है। पिघलते हुए जलता है, पिघलते हुए जलता रहता है। तो इसमें भी, स्पैंडेक्स में भी आफ्टर ग्लो देखने को मिलता है, पिघलते हुए जलता रहता है जब हम ज्वाला से हटा लेते हैं उसके बाद भी। नर्म काली व रोएदार राख होती है और इसकी ऑर्डर क्या है, तिक्त ऑर्डर है। कांच की बात करते हैं तो कांच जो हमारा ग्लास फाइबर होता है इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, जलेगा नहीं। 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक पर यह पिघलेगा, कठोर पड़ जाता है कांच, कठोर, और इससे कोई भी स्मेल नहीं आती, ठीक है। तो अगर पूछा जाए किससे कोई स्मेल नहीं आएगी तो कांच वाले से। धातु की बात, कोई प्रतिक्रिया नहीं। धातु को ढकने वाली फिल्म पिघलती है व जलती है, मतलब जिसको धातु को जो चीज़ें कवर की होती हैं वो जल जाती हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। भंगुर मनके वाली भस्म या चपटी रिबन जैसी, तो मतलब ऊपर जो भी मटेरियल लगा है उसके हिसाब से। तो अगर आपके पॉलिएस्टर वगैरह का मटेरियल लगा हुआ है तो उसमें मीठी गंध आ जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद क्रिस्लॉन की बात करते हैं तो क्रिस्लॉन में भी मीठी गंध आएगी और ज्वाला से गलता और सिकुड़ता है, जलता है और साथ में पिघलता है और पिघलते हुए जलता रहता है। क्रिस्लॉन में भी आफ्टर ग्लो है और क्या है आपका, मीठी गंध है और कठोर, भंगुर, कठोर, अनियमित आकार का मनका। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि बर्निंग टेस्ट से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने बर्निंग टेस्ट को आपको बताना ज़रूरी समझा। तो मुझे जो भी टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट लगे वो मैंने बताया है, और इसके बाद भी मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें कि आप देखेंगे कि वहाँ पर भी मैं इसके आगे टेक्सटाइल को, जिसमें आपको करघे के भाग और ये सारी चीज़ों को बताऊँगी। तो आई होप कि आपका 1-2 दिन में आपका टेक्सटाइल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बताने के लिए इतना कुछ है कि जिस चीज़ को खोलो तो फिर लगता है ये भी बता दें, ये भी बता दें, कुछ छूट ना जाए बच्चों का। तो इसीलिए इसी चक्कर में क्या हो जाता है, करते रहते हैं, कुछ और बताते रहते हैं और लगता है हाँ कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हमें बताना चाहिए। ये आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ पर आपको इसके आगे बताऊँगी कताई, ठीक है। तो जो हमारी स्पिनिंग है, कताई होती क्या है, ठीक है। तो कताई के बारे में हम जानते हैं कि कताई में अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो आपका वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, तो आपका जैसे फाइबर है, फिर यार्न है, फिर फैब्रिक है। ओके, फैब्रिक है यहाँ पर, जैसे ये हो गया। तो यहाँ किस स्टेज पर कताई की जाएगी, जब यार्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होती है आपकी स्पिनिंग की क्रिया। स्पिनिंग करके यहाँ पर जो आपके तंतु हैं, तंतु के वो स्पिनिंग करके किसका निर्माण किया जाता है, सूत का निर्माण किया जाता है। तो ये जो फाइबर है, फाइबर की क्या करते हैं हम लोग, स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग करने के बाद क्या होता है, धागों का निर्माण होता है। फिर धागों की बुनाई से क्या होता है, वस्त्रों का निर्माण होता है। तो जो सूत तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है, जो कि आपस में दबाए या गूंथे जाते हैं, ठीक है। तो आपके यान की अगर हम परिभाषा देते हैं कि यान क्या है, तो हॉलन एंड सैडलर ने अपनी पुस्तक टेक्सटाइल में सूत्र की परिभाषा कैसी दी है कि सूत्र तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है जो कि आपस में दबाए या गूंथे जाते हैं। तो सूत्र मतलब हमारे क्या हो गए, हमारे यान्स ही सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो और जो हमारी कताई की बात अगर हम करें तो कताई 2 प्रकार से की जाती है, हाथ से की जाती है और आपकी मशीन से की जाती है, ठीक है। तो जैसे अगर प्रश्न में आता है कि कताई, सबसे पहले कताई किस चीज़ से की गई, तब सबसे पहले कताई किससे की गई, तो हम बात करेंगे किसकी, तकली से। किससे, तकली से बनाई गई। हाथ द्वारा कताई जो की गई वो तकली के द्वारा की गई। और जब ट्रेडिशनल की बात हम करते हैं तब ट्रेडिशनल में हमारा क्या आ जाता है, हमारा चरखा आ जाता है, ठीक है। और स्टेपल, अगर फाइबर ये कताई करते समय ये जो आपके जो फाइबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फाइबर तो आपको मालूम है ना, स्टेपल है और फिलामेंट फाइबर है। तो 3/4 से लेकर के 18 इंच तक जितने होते हैं वो स्टेपल के अंतर्गत आते हैं, और जितने सारे उसके बाद उससे ज़्यादा बड़े जितने हैं वो सारे क्या आपके फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। इनकी लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। और हमारा जो सिल्क एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जो कि फिलामेंट तंतु है। तो ये आप जान लीजिए कि फिलामेंट जो तंतु
है उसमें सिल्क ही ऐसा, और जितने भी कृत्रिम फाइबर हैं वे सारे फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी प्राकृतिक फाइबर हैं एक्सेप्ट सिल्क वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे स्टेपल फाइबर के अंतर्गत। सिल्क को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सिल्क एक अकेला एक ऐसा धागा है जो कि फिलामेंट फाइबर है। तो अगर हम बात करें कि कताई सूत्र बनाने की विधि या प्रक्रिया, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से कि क्या प्रक्रिया है या क्या विधि है आपकी स्पिनिंग करने की, तो वहाँ पर वो कताई की जो आपकी प्रोसेस है वो कौन सी है, वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिससे कि लंबा और अविरल धागा प्राप्त होता है। तो सबसे पहला उसमें क्या है, कार्डिंग, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या है, अरेंज करने के लिए भी आ जाता है आपका, कार्डिंग है, देन कॉम्बिंग है, फिर उसके बाद कॉम्बिंग के बाद नोट कर लीजिए आप इसको, या जिसको याद है वो अपना रिवीजन कर ले। फिर उसके बाद आपका है ड्राइंग आउट, इंग्लिश में अक्सर ही इंग्लिश में पूछ लेता है, मैं हिंदी में बता दूंगी। फिर उसके बाद आपका आता है रोविंग, आता है कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, फिर आपका आता है रोविंग, रोविंग के बाद आता है आपका स्पिनिंग, कताई करना, ठीक है। तो इतने उससे धागा निकलता है, तब उसके बाद उसकी कताई होती है। कार्डिंग, कार्डिंग क्या है भाई, कार्डिंग का नाम कार्डिंग ही है। उसमें क्या होता है, तंतु अपनी मौलिक अवस्था में प्रायः उलझे हुए अशुद्धियों से युक्त होते हैं। उसमें क्या हो जाता है, कार्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियों को पृथक करके इन तंतुओं को सीधा व समानांतर किया जाता है, जिसकी क्या बना ली जाती हैं, इसके स्लाइवर्स बना लिए जाते हैं, अर्थात इनकी पूनियाँ बना ली जाती हैं। तो ये आपका किसका, कार्डिंग का हिस्सा हो गया। फिर सेकंड हमारा क्या, आपको समझ में आ गया होगा, कार्डिंग मतलब बराबर करना, ठीक है, बराबर करना, अशुद्धियां निकालना, ये सारी चीज़ें कार्डिंग के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है कॉम्बिंग, ठीक है। कॉम्बिंग नाम से स्पष्ट है, जैसे कंघी करना, ठीक है। तो जो कार्डिंग की प्रक्रिया जो जिससे कि पूनियाँ बन गई हैं, पूनियों को कॉम्बिंग अथवा कंघी करके इस प्रक्रिया के द्वारा सुलझाया जाता है, और सुलझाने से इससे क्या होता है, जब सुलझाते हैं तो छोटे छोटे तंतु अलग हो जाते हैं और बड़े तंतु क्या होते हैं, समानांतर सीधे हो जाते हैं। लगभग 1/4 भाग छोटे तंतु छाटकर अलग हो जाते हैं, जिससे कि निम्न श्रेणी का वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट होता है हमारा ड्राइंग आउट। क्या होता है, ड्राइंग आउट मतलब खींचकर निकालना, ऐसे हिंदी में आ जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ड्राइंग आउट मतलब खींचकर निकालना। बड़े और छोटे तंतुओं को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही क्या है, ड्राइंग आउट है। इसके अंतर्गत पूनियों को बड़ी बड़ी घड़ियों पर चढ़ा दिया जाता है और अत्यधिक गति से, जो कि अत्यधिक गति से घूम रही होती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा लंबे तंतु छोटे तंतुओं से पृथक हो जाते हैं। लंबे तंतु से उच्च कोट के बहुमूल्य वस्त्र बनते हैं तथा छोटे तंतु से निम्न श्रेणी के वस्त्र बनते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा रोविंग। रोविंग मतलब घुमाव देना। घुमाव देने की क्या मतलब है कि जो भी खींचकर जो भी धागे निकाल दिए गए हैं उसमें क्या कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई की जाती है। अब तक जो तंतु आपस में समानांतर दिखाई देते थे वो अब एक दूसरे के समीप आकर संगठित हो जाते हैं। इस अवस्था में धागा अत्यंत निर्बल होता है। इसे पक्का, मजबूत व सघन बनाने हेतु इस धागे पर अंतिम प्रक्रिया कताई की प्रक्रिया और की जाती है। अब अगला है जो हमारा, अब तो मैंने आपको रोविंग बता दिया। रोविंग के बाद आगे क्या आता है हमारा, लास्ट हमारी क्या है, स्पिनिंग है। ओके, लास्ट में हमारी क्या है, स्पिनिंग है। स्पिनिंग क्या है, सबसे अंतिम है। तो रोविंग की क्रिया के से प्राप्त धागे को बॉबिन को कताई मशीन पर चढ़ा दिया जाता है, जिसमें कई रोलर्स लगे रहते हैं। प्रत्येक के बाद वाला रोलर पहले रोलर की अपेक्षा तीव्र गति से घूमता है। धागे को इन रोलर से गुजारा जाता है और अंतिम रोलर से निकलते निकलते वह धागा अभीष्ट आकार व व्यास का बन जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार का हो जाता है। तो जो 2 प्रकार के इसमें से निकलते हैं उसमें कौन सा हो जाता है आपका, एक स्टेपल हो जाता है, एक फिलामेंट हो जाता है। तो 2 अलग अलग तरह के धागों का निर्माण हो जाता है और धागा बनता है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कि अगर तंतु की भी बात करेंगे, जो चीज़ें हैं स्टेपल और फिलामेंट, तंतु भी दोनों उसी प्रकार के होते हैं और धागे भी हमारे स्टेपल और फिलामेंट दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अगर फिर उसके बाद कताई की बात हम करते हैं कि जो हमारे सूत्र या धागे जो होते हैं वो अलग अलग विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। सामान्यतः स्टेपल धागे को यांत्रिक विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब आप इसको याद रखेंगे कि कताई जो है वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है आपकी एक है मैकेनिकल, दूसरी है केमिकल। ठीक है, तो मैकेनिकल जो आपकी है उससे किसके, स्टेपल धागों के द्वारा बनाया जाता है, जबकि फिलामेंट धागे को रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसको आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं कि जो स्टेपल फाइबर्स हैं, जो यांत्रिक कताई है वो किसके लिए, स्टेपल
फाइबर्स के लिए, मैकेनिकल मशीन के द्वारा, मतलब ये मतलब है आपका कि यंत्रों के माध्यम से जो की जा रही है वो स्टेपल के लिए है, और जो वो आपकी केमिकल वाली है वो फिलामेंट के लिए है। तो कताई भी हमारी कितने, 2 प्रकार की। अब यहाँ पे देखिए कताई अगर हम लिख दें, यहाँ पर कताई हमारी हो गई कितने, एक प्रकार की, 2 प्रकार की कताई हो गई। पहला हो गया यांत्रिक कताई, दूसरा हो गया रासायनिक कताई। तो यांत्रिक कताई जिसमें मैकेनिकल स्पिनिंग, और रासायनिक कताई मतलब केमिकल स्पिनिंग। तो इसमें कौन कौन सी हैं, इससे छांटने को आ सकता है, तो आप इसको जाने रहिए कि स्टेपल जो आपकी यांत्रिक यंत्रों के द्वारा होती है उसमें कौन सी है आपकी, पारंपरिक रिंग कताई, खुली व अंतिम कताई और घर्षण कताई। ये तीनों ये किसके लिए है, मैकेनिकल स्पिनिंग है, और ये स्टेपल धागों के लिए है। और फिलामेंट की बात करते हैं तो आर्द्र कताई, शुष्क कताई और पिघली हुई कताई। तो ये क्या है आपके फिलामेंट तंतु के लिए है। उसके अलावा भी और ये तो आपकी, और इसमें अगर एक देखेंगे तो यहाँ पर कताई के रूप में है ये घर्षण कताई आपका, फिर स्वयं ऐंठन वाली सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, और ऐंठन रहित कताई। तो यहाँ पर आप 4th पॉइंट पर लिख सकते हैं स्वयं ऐंठन वाली कताई। कौन सी, स्वयं ऐंठन वाली कताई है आपकी, और है इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, ऐंठन रहित कताई। कौन सी, ऐंठन रहित कताई। तो ये किसकी, स्टेपल के लिए ये सारी है। और आपके फिलामेंट में इसमें 3 पॉइंट ये लिखा हुआ है, बस एक और ऐड कर लें आप इसमें, बायो कंपोनेंट कताई। अब इसके अंदर जो आता है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है कि रिंग कताई है आपकी और शुष्क कताई है, ये किसके अंतर्गत आती है, केमिकल के अंतर्गत आती है या यांत्रिक के अंतर्गत आती है। तो आप इसको याद रख लें कि यांत्रिक के अंतर्गत पारंपरिक रिंग कताई है, ओपन एंड स्पिनिंग कताई है, घर्षण कताई है, स्वयं आपकी ऐंठन वाली कताई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई है, और ऐंठन रहित कताई है। ओके, और यहाँ पर आपका केमिकल के अंतर्गत आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली हुई कताई तथा बायो कंपोनेंट कताई आती है। तो यहाँ से आपका पॉइंट खत्म होता है। फिर स्पंद सूत्र की संख्या, यहाँ पर थोड़ा सा आपका एग्जाम में जो आ जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि जो सूत्र की गणना की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। तो अक्सर पूछ लेता है कि एक हैंक में कितने गज होते हैं, तो आप उसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि हैंक क्या है, और आपका वो गज डायमीटर क्या, वो सॉरी डेनियर क्या है, आपका टेक्स्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अंकों के आधार पर जो सूत्र या माप का जो सूत्र के सूचक अंक होते हैं, तो वहाँ पर अंकों के आधार पर ये जो पद्धतियाँ दी गई हैं वो इस तरह की हैं। जैसे निश्चित वजन पद्धति है, निश्चित लंबाई पद्धति है, और टेक्स्ट प्रणाली है। अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है और हमको क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। तो निश्चित वजन पद्धति, जिसको सूत्र की संख्या मतलब यार्न नंबर के आधार पर जिसको नापते हैं, जिसको फिक्स्ड वेट सिस्टम कहते हैं। जो पहला हमारा कौन सा है, निश्चित वजन पद्धति। ठीक है, इसमें निश्चित वजन पद्धति में क्या होता है, जो आपका निश्चित वजन पद्धति या सूत्र की संख्या, मतलब ये 2 चीज़ें हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें कि निश्चित वजन पद्धति में क्या होता है कि इसमें जो सूत्र की संख्या को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, किसका, सूत्र की संख्या को संदर्भित किया जाता है। इसे प्रति इकाई वजन के अनुरूप लंबाई के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह तंतु के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो आपकी जो सबसे पहली जो है वो निश्चित वजन पद्धति है। इसको आप नोट कर लें, क्या, निश्चित वजन पद्धति के अंतर्गत ये है। यहाँ पर नोट नहीं है तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, निश्चित वजन पद्धति, जिसको कहते हैं फिक्स्ड वेट सिस्टम। ठीक है, या फिर यार्न नंबर। ठीक, तो इसी के अनुसार ये है कि यहाँ पर होता क्या, निश्चित वजन पद्धति में मतलब वजन सेम रहता है, सिर्फ क्या, लंबाई बढ़ती हुई चली जाती है। और इसी के हिसाब से जितने ज़्यादा धागे को अंक प्रदान किए जाते हैं, उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, जो हमारे यार्न हैं वो उतने ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, महीन, मतलब धागे की बारीकी बढ़ती जाती है। जैसे कि नंबर 1 का जो धागा है उसमें
एक हैंक में जो आपके कितने गज होते हैं, तो 840 गज है। यहाँ से प्रश्न आया है, तो ये पूछ लेते हैं कि हैंक किसके अंतर्गत आता है, तो वो निश्चित वजन पद्धति के अंतर्गत आता है, यार्न नंबर के अंतर्गत आता है। किसका? निश्चित वजन पद्धति के अंतर्गत क्या आता है? वजन की बात कर रहा है, जिसमें वजन क्या होता है? निश्चित होता है, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होता है, क्योंकि एक हैंक में 840 गज है, अगर 2 हैंक है तो उसमें कितना 1680 गज है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए 1 पाउंड तब भी है वजन, तो इसका मतलब क्या है कि धागे की फाइननेस बढ़ती चली, धागा और ज़्यादा महीन होता चला जा रहा है, और महीन होता चला जाता है। जितना ज़्यादा जो स्पन सूत्र की संख्या है ये जितना ज़्यादा बढ़ेगी, इसका अर्थ है कि धागा जो है हमारा उतना ज़्यादा महीन है, क्योंकि वेट तो अभी भी 1 पाउंड है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसका मतलब और खींचकर पतला कर दिया गया उसको। समझ में आया? तो ऊनी और वस्टेड प्रणाली कपास प्रणाली के समान ही होती है। इनमें भी हैंक विधि लंबाइयों जैसा मतलब कपास में करते हैं उसी के अनुसार होता है, बस इसमें अंतर ये रहता है कि जो इसमें हैंक की लंबाई है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो ये प्रश्न है कि एक हैंक बराबर 840, और किसके अंतर्गत आता है? हमारी निश्चित वजन पद्धति के अंतर्गत आता है। किसका? निश्चित वजन पद्धति। आप इसको याद किए रहेंगे। 1 पाउंड, आप ध्यान दीजिए, 1 पाउंड, तो ये नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हमारे गज बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बढ़ रहा था? यहाँ पे गज बढ़ रहा था। तो एक हैंक में 840 गज होते हैं, यहाँ समझ में आ गया? तो वजन 1 पाउंड ही है, लेकिन ये गज की संख्या बढ़ रही है। तो फिलामेंट सूत्र की माप, जैसे अगर हम बात करें, और आपका दूसरा कौन सा है? निश्चित लंबाई पद्धति। तो ये जो निश्चित वजन पद्धति है वो स्पर्म यान के लिए, छोटे के लिए हो गई। ठीक है, अब आपको ध्यान रहेगा। और निश्चित लंबाई पद्धति जो है, इसको, ये तो हम फिलामेंट लंबा होता है तो इससे आप याद कर लेंगे, ये लंबाई पद्धति का है। तो यहाँ पर क्या है? इसमें वजन को ही इकाई मानते हैं और इसे डेनियर से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो इसमें इसको किससे व्यक्त करते हैं? निश्चित लंबाई को डेनियर से व्यक्त करते हैं, और एक डेनियर में कितने होते हैं? 9000 मीटर होते हैं। कितने? 9000 मीटर एक डेनियर के अंतर्गत आते हैं। ओके, फिर अगला हमारा है फिलामेंट। फिलामेंट सूत्र का आकार आंशिक रूप से स्पिनरेट छिद्र के माप से आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि स्पिनरेट से निकलने वाला घोल किस दर में पंप किया गया है और किस दर से बाहर निकला है। फिलामेंट तंतु और धागे की माप प्रति इकाई लंबाई के अनुरूप वजन, वेट पर यूनिट ऑफ लेंथ के अनुरूप अभिव्यक्त किया जाता है। इसे डेनियर कहा जाता है, और इस प्रणाली में लंबाई की इकाई स्थिति रहती है। संख्या प्रणाली प्रत्यक्ष होती है, और क्योंकि जितना महीन सूत्र होगा उसकी संख्या उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है, तो जितना महीन सूत्र हो जाएगा उसकी संख्या क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और आप एक चीज़ याद कर लें, ये आपके डायरेक्ट सिस्टम में है डेनियर, और ये आपका जो ऊपर वाला है ये इनडायरेक्ट सिस्टम, आप प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत आता है। कौन सा? हमारा जो है निश्चित वजन पद्धति, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है, और ये कॉटन के लिए यूज़ होती है, और ये फिलामेंट फाइबर है, ये प्रत्यक्ष प्रणाली है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक डेनियर में 9000 मीटर, 1 ग्राम वजन में। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? वजन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लेंथ नहीं बढ़ रही है। तो हमको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि संख्या प्रणाली प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि जितना महीन सूत्र होगा उसकी संख्या उतनी ज़्यादा छोटी होगी। तो जितना ज़्यादा महीन होगा सूत्र उसकी संख्या क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा छोटी होगी। और अगली प्रणाली जो है, यहाँ से प्रश्न आते हैं और हम क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है जिससे आपको रटना ना पड़े, और आप इसको समझ करके पढ़ेंगे तो आई होप कि यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। फिर टेक्स्ट प्रणाली की बात करूँ मैं, स्तरीकृत के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा टेक्स्ट प्रणाली ग्रहण की गई, जिसमें सूत्र की गणना या संख्या का निर्धारण सभी प्रकार के तंतुओं सूत्रों में एक ही तरीके से किया जाता है, और मैट्रिक इकाइयों का प्रयोग, किसका? मैट्रिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि एक टेक्स्ट जो है वो 1000 मीटर 1 ग्राम वजन में। ठीक, फिर उसके बाद 2 टेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, दो टेक्स्ट है 1000 मीटर 2 ग्राम वजन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लंबाई है ये क्या हो रही है?
इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो ये टेक्स्ट प्रणाली जो है अंतर किस में पड़ रहा है, वज़न में पड़ रहा है और यहाँ पर पड़ रहा है। तो 1000 मीटर मतलब 1 ग्राम वज़न में 1000 मीटर, 2 ग्राम वज़न में 1000 मीटर और 3 ग्राम वज़न में भी कितना 1000 मीटर ही होगा। तो ये हमारा किसका टेक्स्ट के अंतर्गत आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ याद रखना है कि मैट्रिक्स यूनिट की बात करेगा तो हम टेक्स्ट की बात करेंगे। इनडायरेक्ट में आपका कॉटन आएगा, निश्चित वजन पद्धति आएगा और साथ में हैंक आएगा और एक हैंक में आपके कितने 840 गज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जब फिलामेंट की। फिलामेंट में आपका डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट के अंतर्गत फिलामेंट की बात करें तो एक डेनियर में 9000 मीटर आता है। ठीक है, 1 ग्राम वजन में कितना 9000 मीटर होता है। टेक्स्ट की बात करें तो आपका टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में 1000, एक टेक्स्ट में कितना 1000 मीटर 1 ग्राम वजन में। और साथ ही में आपको ये भी याद करना है डेसी टेक्स्ट का भी पूछ लेता है तो वहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे 10,000 मीटर वहाँ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका डेसी टेक्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले पार्ट में मैं आपको बहुत सारी वीविंग के बारे में बताऊंगी और कौन कौन से कपड़े वीव से किस किस कपड़ों की प्राप्ति होती है उसके बारे में आपको बताऊंगी, करघों के बारे में बताऊंगी। तो आई होप कि मुझे लगता है कि टेक्सटाइल में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।